चलिए, न्यूट्रिशन इन अमीबा। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। कल भी हमने देखा कि न्यूट्रिशन जब अमीबा में होती है तो अमीबा होल फूड कंज्यूम कर लेता है, स्टार्च पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेता है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल एज इट इज कंज्यूम करता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अंकुश इज कॉल्ड। नाउ amoeba also takes in the food completely in the body, followed by breakdown of the substances. स्टार्च को बॉडी में आने के बाद तोड़ेगा, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो जाएगा? जब भी आता है एक्सप्लेन दी डाइजेशन ऑफ अमीबा, एक ये वाला पॉइंट बच्चे मिस करते हैं, सब कुछ लिख देंगे, फूड आया, फूड में प्रोटीन ऐसे ब्रेक हुआ, स्टार्च ऐसे ब्रेक हुआ, ये ऐसे। ह्यूमन बींग्स का ही मैं पूछूं तुम्हें डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एक्सप्लेन करना, तो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कहां से होती है? द फूड इज फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेस्टेड इन द माउथ। आपको हमेशा सबसे पहले डाइजेशन में ये बताना पड़ेगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है। उमांश, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा? होलोजोइक। ह्यूमन बींग्स में कौन सा? होलोजोइक, बिकॉज दे ऑल्सो ब्रेक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी। तो न्यूट्रिशन मोड इन अमीबा होलोजोइक। आप अगर पूरी लाइन लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, पूरी लाइन नहीं लिखते तो जहां आपने टॉपिक स्टार्ट किया वहीं होलोजोइक मोड लिख दो। स्टेटमेंट लिखो या मत लिखो, द रिलेटेड साइंटिफिक वर्ड्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अमीबा की बॉडी इरेग्युलर। Whenever any food particle comes near amoeba, ठीक है, the membrane of the amoeba encloses this food particle in such a manner that a new membrane is also formed, और ये पुरानी membrane से क्या कर जाता है? Detach and closes। ठीक है, मैं अब इसमें आपको दो लाइन बताती हूँ, आप मुझे ये बताना मोर एप्रोप्रिएट कौन सी है। एक बिल्कुल सादी लैंग्वेज में, द फूड पार्टिकल कम्स नियर अमीबा विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, द फूड पार्टिकल इज इंजेस्टेड और इज टेकन इन बाय द अमीबा। ठीक है, यही हुआ प्रोसेस, यही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये तो मुझे डायग्राम में भी दिख रहा था। ठीक है, मैं इसी लाइन को लिखूं, स्टेप नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए सारी साइंटिफिक प्रोसेस बताऊं, दैट द फूड इज एनक्लोज्ड बाय स्यूडोपोडिया बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस एंड टेकन इनसाइड एज फूड वैक्यूम। इसमें मैंने प्रोसेस का नाम बताया, सीधा ये नहीं बताया द फूड इज इंजेस्टेड। आप क्या लिखेंगे? Food is enclosed by pseudopodia and taken inside the body by process of phagocytosis. And a food vacuole is formed. Now what should be underlined? Pseudopodia, phagocytosis, food vacuole. Here, step 1, ingestion. Okay. Whenever the food comes inside, as soon as the food comes inside, the process of digestion starts. ठीक है, तो स्टेप 2 क्या? डाइजेशन। अब पहले समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि लिखना कैसे है। इसमें दिस इज स्यूडोपोडिया, डायग्राम लेबलिंग मस्ट है, और कभी कभी तो डायग्राम देकर लेबलिंग ही पूछी जाती है, तो लेबलिंग शुड बी एप्रोप्रिएट। साइटोप्लाज्म and this one is food vacuole. मैथ्स का पेपर टफ आया है बोर्ड का, तो कोई भी पेपर घुमा देते हैं, ये शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट।
Now step number 2 is the process of digestion. समझेंगे पहले, फिर देखेंगे लिखना क्या है, ठीक है। When the food particle has been taken by amoeba, डाइजेशन सेम मैनर में होती है जैसे ह्यूमन बींग्स में हुई, सारा प्रोसेस वही है। आपने सिर्फ ये देखना है कि इसमें एक ही सेल और एक ही फूड वैक्यूल है। जो बनेगा वो इसमें बनेगा, जो बनकर आएगा वो भी इसी में बनकर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमारी बॉडी में डाइजेस्ट क्या हुआ था? स्टार्च तो 20-30% वैसे हो गया। स्टमक और इंटेस्टाइन दो जगह होती है जहां डाइजेशन होती है। स्टमक में कौन सी मीडियम में डाइजेशन? एसिडिक। और इंटेस्टाइन में कौन सी मीडियम में डाइजेशन? बेसिक। जब स्टमक में डाइजेशन होती है तो प्रोटीन की, और इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है तो फैट्स और स्टार्च, ठीक है। फूड वैक्यूल में पहले एसिड और प्रोटीन तोड़ने का एंजाइम देंगे, काम होने के बाद फिर बेस और फैट्स और स्टार्च को तोड़ने का एंजाइम देंगे। सबसे पहले लिखना नहीं है, सबसे पहले एसिड गोज इनसाइड द फूड वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, से फूड वैक्यूल में चला गया, ठीक है। अब फूड वैक्यूल में एसिड के साथ क्या गया? प्रोटीन्स, क्योंकि एसिड में प्रोटीन तोड़ने का एंजाइम काम करेगा, ठीक है। हमारी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन था, वहां पे ऑटोमेटिकली एसिड और वो रिलीज होता है, फूड वहां आता है। अब ये फूड के पास गए हैं, वो एक कहावत नहीं है, कुआं प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएं के पास जाएगा। हमारी बॉडी में तो एसिड के पास फूड गया और इनकी बॉडी में फूड के पास एसिड, क्योंकि सेपरेट ऑर्गन्स है ही नहीं। समझ आ गया? इससे प्रोटीन ब्रेक हुआ और प्रोटीन ब्रेक होकर कनिका क्या बनेगा? प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या? अमीनो एसिड बन गया। बनने के बाद इस फूड वैक्यूल से बाहर किसके अंदर? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या बचा होगा वंश? फैट्स और स्टार्च। कितनी, अब कौन सा मीडियम चाहिए? बेसिक। सृष्टि बेसिक मीडियम में फैट्स को तोड़ने का एंजाइम कौन सा? लाइपेज। और स्टार्च को तोड़ने का एंजाइम कौन सा? अमाइलेज। नाउ आफ्टर दैट बेस इज गिवन टू द फूड वैक्यूल, along with base lipase, along with lipase amylase। समझ आ गया? ठीक है। जो इसमें ये सब्सटेंस बना, ये बाहर किसमें आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। विटामिन मिनरल डायरेक्ट आ जाएंगे, वाटर भी डायरेक्ट आ जाएगा। फूड वैक्यूल में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? वेस्ट बचेगा। डाइजेशन हो गई पूरी? डाइजेशन हुई, साथ साथ क्या हुई? एब्जॉर्प्शन। देयर आर 5 स्टेप्स। नंबर 1 इंजेक्शन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 डाइजेशन के साथ द प्रोसेस कौन सा होगा? एब्जॉर्प्शन। मतलब जो भी खाना डाइजेस्ट होगा उसका जो भी एंड प्रोडक्ट होगा वो इस फूड वैक्यूल से निकल के किसके अंदर आ जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है अंशिका? डाइजेस्ट हुआ, कुछ एब्जॉर्ब हो गया साइटोप्लाज्म में, फिर कुछ और डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हो गया साइटोप्लाज्म में। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर गोइंग हैंड इन हैंड। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसके बाद जो फूड यहां गया दैट एसिमिलेट्स। What do you understand by the term assimilates, Archit? Use of digested food. अमीबा में साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, अमीबा की वेट बढ़ेगी, ज्यादा वेट बढ़ गई तो 1 अमीबा विल ब्रेक इनटू 2 अमीबा। उसकी सेल मेम्ब्रेन बनानी है, उसको केमिकल बनाना है, उसको एनर्जी चाहिए, जिस भी तरह से वो फूड को यूज कर रहा है, हर उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, ठीक है। और जो यहां बच गया दैट इज कॉल्ड वेस्ट मटेरियल। उसको क्या करना पड़ेगा बॉडी से? उसके लिए ये इस फूड वैक्यूल को यहां तक लेकर आता है,
इकट्ठे होते हैं, 2-3 बार का फूड वैक्यूल इकट्ठा होता है, ठीक है। और जब फूड वैक्यूल इकट्ठा होता है तो एक कहीं से मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है और सारा फूड कहाँ चला जाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ये वाला कौन सा था? फेगोसाइटोसिस में एंडोसाइटोसिस। और जब एक साथ बल्क में फूड बाहर जाएगा, द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है यहाँ तक? लिखे, अब देखें लिखना कैसे है और क्या। आपके प्रोसेसेस के नाम, केमिकल्स के नाम, ये सब आना चाहिए। कौन सा केमिकल यूज हुआ, क्या उसने फिनोमिना किया और आपको मिला क्या उससे, ठीक है। अब इसमें स्टेप नंबर 1 में भी स्टेप ए, एसिड एंड प्रोटीएज enter the food particle from cytoplasm, which breaks, मैंने एक ही लाइन में सारी लाइन लिखी गई, क्या गया, कहां से गया, उससे क्या हुआ। 10 लाइनें नहीं बनानी मुझे, ठीक है। which breaks into protein to amino acids। ए समझ आ गया? अच्छा, इसी लाइन में लिख दो which is absorbed by cytoplasm या which moves out into cytoplasm। आप मुझे ये बता सकते हो कि ये किस प्रोसेस से बाहर गया? एक्सोऑस्मोसिस, जिस सेल से बाहर जाता। अब हम क्लैरिटी से नहीं कह सकते ना ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। ग्लूकोज अमीनो एसिड सिंपल सब्सटेंस है, पानी में घुल कर ही जाएगा, तो फिर क्या लिखती? नॉर्मल ऑस्मोसिस लिखेंगे। सेल से बाहर होता है एक्सो, सेल के अंदर होता है एंडो। ये विद इन द सेल प्रोसेस हो रहा है, तो ना एक्सो और ना एंडो। अनिका क्या मेंशन करेंगे हम? ऑस्मोसिस। नाउ बेस, ठीक है, लाइपेज एंड amylase moves in food vacuole from cytoplasm to give या to break starch and lipids। अब इसमें ना ज्यादा डिटेल हमें कभी लिखनी नहीं होती, 3 मार्क्स का आता है जिसमें डायग्राम वगैरह सब आता है, तो आप यहाँ और भी कट शॉर्ट कर सकते हो। तो ब्रेक स्टार्च और लिपिड्स लिखकर छोड़ दिया और वहां लिख दिया द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म। मैंने ये नहीं लिखा किसमें, तुम्हारे पास टाइम है तुम लिख सकते हो, टाइम नहीं है तो सीधा सीधा लिख दो ब्रेक इसको किया और डाइजेस्टेड फूड किसमें चला गया? साइटोप्लाज्म। आपने अपने आंसर को खुद अरेंज करना है, मैनेज करना है। And the digested food is absorbed in cytoplasm by osmosis। अब इसमें मेरे को ना वर्ड सोचने हैं कि मैं क्या अंडरलाइन करूं। एसिड प्रोटीएज फर्स्ट, अमीनो एसिड, ऑस्मोसिस। मतलब समझ आ गया, ये केमिकल पहले गए हैं, बना क्या? अमीनो एसिड, और ऑस्मोसिस से कहां चला गया? दोबारा बार। फिर बेस, लाइपेज, अमाइलेज, स्टार्च एंड लिपिड्स और एब्सॉर्ब्ड इन द सेल। समझ आ गया कैसे सोचना है हमसे? नाउ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन मैंने हेडिंग लिख दी, इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दी। एक्सप्लेनेशन 2 लाइन में, डायग्राम, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में वर्ड्स लिमिटेड। नाउ स्टेप नंबर 3, एब्जॉर्प्शन हो चुका ना, एसिमिलेशन का डायग्राम दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या लिख देंगे? द फूड इज यूज्ड इन ग्रोथ। फूड किस में यूज होता है? ग्रोथ एंड एक्टिविटीज। उसी को एसिमिलेशन कह देते हैं। आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो उसको, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या? डिजेशन। अब डिजेशन का डायग्राम कैसे दिखाऊं? सोचो, फूड वैक्यूल को एक तरफ दिखा देते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन को इकट्ठा दिखाकर बीच में से मेम्ब्रेन रप्चर करके और सब्सटेंस को कहां जाते हुए दिखाते हैं?
रेड शो किया था ना, मैं ग्रीन शो कर रही हूँ, मतलब डाइजेस्टेड वेस्ट है ये। ठीक है, स्टेप नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ digestion. The waste or undigested food remains in the food vacuole, taken along the one side when food vacuole collects in large quantity. या अब इसको कहते हैं the waste vacuole containing waste is collected in large quantity. They merge, the plasma membrane ruptures and whole of the food is removed by process एक्सोसाइटोसिस। साइटोसिस में और ऑस्मोसिस में क्या फर्क? साइटोसिस में एक साथ बल्क मूवमेंट होगी और ऑस्मोसिस में फूड वैक्यूल gets collected on a side from where membrane of amoeba ruptures to remove it by exocytosis. Nutrition in plants. चलो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और ट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द प्लांट विल प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज इसका ओवरव्यू समझाऊंगी कि हमने पढ़ना क्या है। अभी तक आप ये पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ज्वाइन करता है और वो किस में बदल जाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन लिखना। Do you remember the reaction? Yes. 6 molecules of CO2 plus 6 molecules of water. 12 molecules of water are used initially and 6 water molecules are released back. Now 6 molecules of carbon dioxide reacts with 12 molecules of water in presence of sunlight and chlorophyll to give glucose. Formula of glucose C12O6 plus oxygen. How many oxygen? 6. And how many water? 6. This type of reactions are called anabolic reactions. जब भी कोई चीज बनती है तो एनाबॉलिक, और जब भी कोई चीज ब्रेक होती है तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं उसको। ठीक है, नाउ क्लोरोफिल काम क्या करता है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसी भी चीज को जोड़ने के लिए उनको हीट करना जरूरी होता है। जैसे सपोज कीजिए प्लास्टिक की पाइप के 2 एंड आप वार्म करते हो, जोड़ने हैं मुझे, मान लीजिए ये कहीं बीच में से टूट जाए और मैं इसको एक जॉइनिंग एक्टिविटी करूं, तो अगर मैं इसके एंड्स को वार्म कर देती हूँ तो ये मेल्ट हो जाता है, और ऐसे करने के बाद जोड़ू तो जुड़ जाएगा। आपने कभी ऐसे देखा है 2 बर्फ को अगर आप हाथ में ले लेते हो अलग अलग और फिर उसको ऐसे प्रेस करते हो तो दे जॉइन टुगेदर? व्हाई? Surface tension occurs when the 2 different substances are there. They are same. They join because The temperature starts to increase and one decrease also. जैसे आपने इसको ज्वाइन किया, पहले हीट से कुछ मेल्ट हो गए और फिर बर्फ की ठंडक से कुछ फ्रीज हो गए, कुछ पिघल गए और कुछ जम गए। पिघल के दोनों बर्फ के बीच में आ गए, पिघलेगा पानी तो मूव करेगा और मूव करके कहाँ जाएगा? दोनों बर्फ के बीच में, और वहां पे वो दोनों बर्फ की ठंडक से जम गए, तो वो पानी जो बर्फ से निकल के आया गैप को भर के वहां फ्रीज हो गया। इसीलिए 2 आइस क्यूब्स फ्रीज व्हेन स्टिक टुगेदर। समझ गए? कभी भी आप बर्फ को कहीं इकट्ठे भी करोगे ना आइस क्यूब्स को,
तो नेक्स्ट टाइम तुम जब भी उसको देखोगे तो तुम्हें जॉइन मिलेंगे वो फ्रीजर में जॉइन क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो कंडेंसेशन, इसको कहते हैं कंडेंसेशन एंड मेल्टिंग प्रोसेस अकर टुगेदर। कहीं से मेल्ट हो रहा है, कहीं से कंडेंस हो रहा है, तो गैप को भर देता है मेल्टिंग और फिर वो फ्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। Now 6 molecules of carbon dioxide joins with 12 molecules of water। इनको भी जोड़ने के लिए कुछ हीट करना नेसेसरी होता है। अब वो हीट बहुत बहुत ज्यादा चाहिए। हम नॉर्मली अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को गर्म करें तो वो ज्वाइन नहीं करते। हम भी तो हीट अप कर सकते हैं, हमारे पास ये ज्वाइन नहीं करते क्योंकि हीट करने के लिए बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। वो हीट नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ज्वाइन नहीं कर पाते। फिर प्लांट्स कैसे कर पाते हैं? इसको ज्वाइन करने के लिए ये सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखा जाए तो धूप में तो आप आराम से चल रहे हो, आप हीट को एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप सनलाइट में तो आराम से रह लेते हो, आपको तो दिक्कत नहीं लगती। मैं कह रही हूं ज्यादा हीट चाहिए सनलाइट से मिलेगी, और देखने में आपने महसूस किया होगा कि सनलाइट इतनी हीट प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर क्लोरोफिल उसको कैप्चर भी करे और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर उससे ज्वाइन भी करे तो नहीं कर पाएगा। आपने वो मूवी देखी है, वो क्रिश वाली, जिसमें वो शीशे से सनलाइट को कैप्चर कर रहा होता है, सारी सनलाइट्स को। मिरर क्या करता है, जैसे सनलाइट एनर्जी तो बहुत ज्यादा है पर वो फैली हुई है, स्कैटर्ड है। अगर हम एक सोलर कुकर भी काम कैसे करता है, बीच में एक कंटेनर रखा होता है, जो अगर धूप में ऐसे ही रखा है तो काम नहीं करेगा, वो उसको उसमें कुक नहीं कर सकते आप कुछ भी। एक बाल्टी में रखा हुआ पानी इवेपोरेट नहीं करेगा, धूप इतनी एनर्जी दे ही नहीं सकता इकट्ठा, तो क्योंकि फैली हुई है सारी धूप। उसके आसपास अगर आप एक मिरर लगा देते हो, लाइट चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे इसको, कि अगर आप उसके आसपास मिरर लगा देते हो तो मिरर एक रिफ्लेक्शन देता है। मिरर आपने पढ़ा है ना कि कोई भी मिरर या ऑब्जेक्ट उससे लाइट उससे टकराती है तो वो लाइट टकरा के दूसरी जगह चली जाती है। आपने कभी वो एक्टिविटी की स्कूल में, एक वॉच धूप के टाइम पे खिड़की में रखी हो आपने, और उस वॉच की इमेज कहाँ बन जाती है, सीलिंग पर बन जाती है। ये वाली एक्टिविटी, चलो सुनो। तो वो लाइट बाहर से आई, टकराई शीशे से, और शीशे से टकरा के कहाँ चली गई, टुवर्ड्स द सीलिंग। वो इस तरफ आ रही थी, उसका रास्ता बदल के इस तरफ कर दिया आपने शीशे से। शीशे से हम लाइट का रास्ता बदल सकते हैं। अगर हम किसी भी कंटेनर के आसपास मिरर लगा देते हैं तो लाइट जो इधर की तरफ जा रही थी मिरर से टकरा के किस तरफ आ जाएगी, उस कंटेनर की तरफ। उसको कैलकुलेट करके फिर अरेंज किया जाता है कि जो लाइट टकराए वो रिफ्लेक्ट करके किसकी तरफ आए, कंटेनर की तरफ। गीजर ऐसे ही बनते हैं। सोलर गीजर में क्या होता है, पैनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बीच में कहीं टंकी होती है। किसी भी जो भी बिल्डिंग में 30-40 से ऊपर फ्लैट होते हैं वो वाटर को हीट करने के लिए गीजर यूज ही नहीं करते। अब गीजर की जगह क्या करते हैं, एक वाटर टैंक ऐसा बनाते हैं जिसके आसपास मिरर या पैनल लगा देते हैं। पैनल भी मिरर की कलेक्शन होती है। जब सनलाइट उससे टकराती है तो वो किसके ऊपर आती है, उस टंकी के ऊपर आती है। टंकी के मटेरियल को कॉपर का बना देते हैं। कॉपर हैज एन एबिलिटी टू कंडक्ट द हीट। हीट उसके अंदर से कहाँ चली जाती है, कॉपर से कहाँ चली जाती है, वाटर टैंक के अंदर चली जाती है, और उसके अंदर रखा पानी गर्म हो जाता है। एक पानी की टंकी के आसपास शीशे नहीं लगाते हैं, एक पानी की टंकी के आसपास शीशे लगा देते हैं। तो एक पानी की टंकी में पानी रहेगा गर्म और एक में रहेगा ठंडा। सनलाइट को क्लोरोफिल पिगमेंट, सनलाइट में लाइट एनर्जी बहुत है लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। हमें उसको इकट्ठा करना है, हम भी कर सकते हैं उसको इकट्ठा करके हम इतनी एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं उससे कि आजकल हर चीज, हर अप्लायंस काम किसके ऊपर कर रहा होता है, सरफेस सोलर एनर्जी के ऊपर ही काम कर रहा होता है। जितनी भी आप इंस्ट्रूमेंट्स बनती है सब किसके ऊपर बनती हैं, सोलर एनर्जी के ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स बन रही हैं। लेकिन सनलाइट पहले प्लांट्स कैसे कैप्चर करते हैं, इनके पास तो मिरर नहीं है, फिर ये कैसे कैप्चर करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है जो सनलाइट फॉल करते ही उसको हीट में चेंज कर देता है। इतनी सारी क्लोरोफिल लगातार सनलाइट को हीट में चेंज कर रही होती है। हीट इतनी ट्रिमेंडस हो जाती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या कर देती है, सनलाइट इज चेंज्ड इनटू हीट बाय chlorophyll and then used to join carbon dioxide and water। एक प्रॉब्लम और आती है ना, क्लोरोफिल अलग जगह है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर
अलग जगह। कोई चीज तो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, पर हीट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। क्लोरोफिल हीट कहीं बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वहां है ही नहीं, ज्वाइन कहीं और होने हैं। बात समझ आ गई? और हीट फ्लो नहीं कर सकती, फ्लो करेगी तो फ्लो करते टाइम बचेगी नहीं, खत्म होती जाएगी। अब क्या करें? क्लोरोफिल हीट में बदलकर पहले किसी और चीज को जोड़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर उसके पास नहीं है। बात समझ आ गई? उसको जोड़कर किसके पास भेजता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिर वो चीज जो जुड़कर आई थी किसके पास से? क्लोरोफिल के पास। वो ब्रेक होती है। ब्रेक होने से क्या रिलीज हुई? हीट। और उस हीट से फिर क्या ज्वाइन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड। ठीक है, हम लिखते हैं क्लोरोफिल से ये ज्वाइन हो गए। क्लोरोफिल और ये तो अलग जगह है, दे कैन नॉट ज्वाइन डायरेक्टली फ्रॉम क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंस अदर मॉलिक्यूल। उन अदर मॉलिक्यूल्स में एक NADP और H को ज्वाइन करता है, और ADP और P को ज्वाइन करता है। इससे निकली हुई हीट से NADP और ADP ज्वाइन करके NADPH और ATP बनाते हैं। They go towards carbon dioxide and water. There they again break. वापस टूटेंगे और टूटने से क्या रिलीज होगी? हीट। That heat is being used up in joining carbon dioxide and water. क्लोरोफिल पिगमेंट है, होता किसके अंदर है? ठीक है।